उसके अकॉर्डिंग स्पीड अगेन बढ़ जाती है ना, ये होती है। और थर्ड कंडीशन बताया था कि नो इफेक्ट जी ऑफ सर। प्रेशर बढ़ाओ तब भी स्पीड कांस्टेंट, प्रेशर कम करो तब भी स्पीड कांस्टेंट। प्रेशर की कोई इफेक्ट नहीं कोई इफेक्ट प्रेशर की नहीं होती है। आज की क्लास में यहाँ से स्टार्ट कर रहा हूँ। आज की क्लास में क्या है, जो फॉर्मूला है हमारी साउंड के स्पीड की, अंडर रूट गामा आर टी बाई एम, यही तो है। लेकिन यहाँ पे जो टेम्परेचर यूज करेंगे वो केल्विन में। टेम्परेचर किस में यूज करेंगे, केल्विन में। लेकिन जनरली क्वेश्चन में दी जाएगी सेल्सियस में। इफ टेम्परेचर गिवन इन डिग्री सेल्सियस, जनरली डिग्री सेल्सियस में दी जाएगी। तो डिग्री सेल्सियस में क्या करेंगे, 273 ऐड करेंगे तभी तो डिग्री केल्विन में कन्वर्ट होगी। तो वहां पे अगर पुट कर देता हूँ तो साउंड की स्पीड कितनी आ जाती है, अंडर रूट गामा आर और टेम्परेचर के बदले में डिग्री सेल्सियस प्लस 273 आ जाएगी और बाय एम आ जाएगी। इसी को मैं कैसे लिख सकता हूँ, इसी को इस तरीके से लिखी जा सकती है, C इक्वल्स टू अंडर रूट गामा आर और डिग्री सेल्सियस जो भी टेम्परेचर दी जाए थीटा डिग्री सेल्सियस, उसको मैं कॉमन ले लेता हूँ, थीटा डिग्री सेल्सियस अपॉन एम। तो वो आ जाएगी 1 प्लस 273 बाई थीटा इन डिग्री सेल्सियस, ऐसा कुछ आ जाएगा नहीं। और इसको क्या लिखी जा सकती है, अंडर रूट इसको लिखा जा सकता है गामा आर थीटा इन डिग्री सेल्सियस बाय एम अंडर रूट 1 प्लस 273 अपॉन थीटा इन डिग्री सेल्सियस, ऐसे लिखी जा सकती है नहीं, इस तरीके से। या मैं इसको थोड़ा अनदर वे में लिखता हूँ, जैसा बुक्स में लिखा रहता है उस वे में मैं लिखता हूँ। सी को मैं ऐसे लिखता हूँ, अंडर रूट गामा आर बाय एम और 273 को मैं कॉमन लेता हूँ तो 1 प्लस थीटा इन डिग्री सेल्सियस बाय 273 ऐसे आ जाएगी। तो ये क्या हो जाएगी, सी की वैल्यू अंडर रूट गामा आर मल्टीप्लाई 273 बाय एम अंडर रूट 1 प्लस थीटा इन डिग्री सेल्सियस ओवर 273। अब अगर मैं एयर की बात करूं, है ना, तो 273 यहाँ पे देखो केल्विन है, सेल्सियस में तो ये 0 डिग्री सेल्सियस को रिप्रेजेंट करता है। तो ये ओवरऑल क्या रिप्रेजेंट करता है, ये रिप्रेजेंट करता है स्पीड ऑफ साउंड एट 0 डिग्री सेल्सियस। क्या रिप्रेजेंट करता है, स्पीड ऑफ साउंड एट 0 डिग्री सेल्सियस। और हमें पता है कि 0 डिग्री सेल्सियस पे स्पीड ऑफ साउंड कितनी आई थी, तो 332 होती है। कितनी होती है, 332 मीटर पर सेकेंड होती है। क्या कुछ है क्या सर, वीडियो और ऑडियो दोनों कट रहा है, ऐसा है क्या, सर्वर ही कट रहा है क्या, आवाज जा रही है क्या? आवाज तो जा रही है। ऋतिक तुम्हारा लगता है आज नेटवर्क खराब हो गया। वैसे मैं इसको रिकॉर्ड कर रहा हूँ, रिकॉर्डिंग में सेंड कर दूंगा अगर कोई प्रॉब्लम रही। ठीक है ऋतिक? जी सर। ठीक। तो ये हो गई 332 मीटर पर सेकेंड। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, C इक्वल्स टू 332 अंडर रूट 1 प्लस
थीटा इन डिग्री सेल्सियस ओवर 273 ऐसी लिखी जा सकती है। तो जो साउंड की स्पीड होगी 332 और इसको हम लोग लिख सकते हैं 1 प्लस थीटा इन डिग्री सेल्सियस 273 का पावर 1/2। तो देखो यहाँ पे बाइनोमियल अप्रोक्सीमेशन लगाएंगे, बाइनोमियल अप्रोक्सीमेशन लगाएंगे। बाइनोमियल अप्रोक्सीमेशन क्या हो जाएगी, आपको पता है कि 1 प्लस एक्स टू द पावर n होती है तो उसको 1 प्लस एन एक्स लिखी जाती है ना। वो चीजें मैं यहाँ पे अप्लाई करूंगा। तो c की वैल्यू क्या हो जाएगी 332 1 प्लस थीटा इन डिग्री सेल्सियस डिवाइडेड बाय 273 का पावर 1/2 है। इसको क्या लिख सकते हैं 332 1 प्लस थीटा इन डिग्री सेल्सियस 2 मल्टीप्लाई 273 ये लिखी जा सकती है। हमने क्या किया ना, लीनियर बना लिया। तो इसको लिख सकता हूँ 332 प्लस 332 डिवाइडेड बाय 2 मल्टीप्लाई 273 इन डिग्री सेल्सियस, ये हो जाएगी। इसको जब आप सॉल्व करो, सॉल्व करके देखेंगे ना तो ये आ जाएगी 0.61। कितनी आ जाएगी 0.61। तो ओवरऑल किसी भी थीटा डिग्री सेल्सियस पे साउंड की जो स्पीड होगी वो होगी 332 मीटर पर सेकेंड प्लस 0.61 मल्टीप्लाई थीटा इन डिग्री सेल्सियस, ये आ जाएगी साउंड की स्पीड। अब थीटा को आप चेंज करो, थीटा को आप बढ़ाओ तो उसके अकॉर्डिंग स्पीड बढ़ती चली जाएगी, है ना। थीटा को बढ़ाने से क्या होगी, स्पीड बढ़ती चली जाएगी। जैसे हमारे पास मान लो एक क्वेश्चन है, फाइंड स्पीड ऑफ साउंड, स्पीड ऑफ साउंड एट 20 डिग्री सेल्सियस इन एयर। एयर में साउंड की स्पीड निकालनी है 20 डिग्री सेल्सियस पे। तो यहाँ पे थीटा की जगह पे क्या रख दो 20 डिग्री सेल्सियस रख दो। साउंड की स्पीड आ जाएगी 332 प्लस 0.61 मल्टीप्लाई 20। तो सॉल्व कर लेता हूँ, कितनी आ जाएगी 332 प्लस, ये देख लो कितनी हो जाएगी, ये आ जाएगी 2। ये इस तरीके से आ जाएगी, क्या देखो इस तरीके से आ जाएगी 12.2 आ जाएगी। इनको ऐड कर लेता हूँ तो कितनी आ जाएगी 344.2 मीटर पर सेकेंड आ जाएगी, देख लो। और यही अगर हमें 30 डिग्री सेल्सियस पे निकालना है, रूम टेम्परेचर कितना बोलते हैं हम लोग जनरली, रूम टेम्परेचर की अगर बात करें तो रूम टेम्परेचर कितनी बोलते हैं, ऑन एन एवरेज 27 डिग्री सेल्सियस बोलते हैं नहीं, या 25 डिग्री सेल्सियस, इस रेंज में बोलते हैं रूम टेम्परेचर। हाँ सर। तो अगर इस पे हमें अगर साउंड की स्पीड निकालना हो तो क्या करेंगे बताओ। तो हमारे पास फॉर्मूला है ना सिंपल, 332 प्लस 0.61 और मान लो 27 डिग्री सेल्सियस पे निकालनी है, तो यहाँ पे 27 डिग्री सेल्सियस रख दिया। तो 332 प्लस, अब इसको मल्टीप्लाई कर लो, कितनी होगी, कितनी आ जाएगी, मल्टीप्लाई करके देख लो, 61 को 27 से मल्टीप्लाई कर लो, कितनी आ जाएगी, ये आ जाएगी कितनी देख लो 7461। तो ये आ जाएगी 16.47, ऐड करके देख लो 16.47 है ये, हाँ सर, नहीं आ रहा है। 7.6284 देखो कितना आया, इतना आया, है ना। तो हमारे पास जो क्वेश्चन हमारे सामने होंगे ना, इन इन क्वेश्चंस गिवन साउंड स्पीड
may vary from 332 to 350 मीटर पर सेकेंड, इस रेंज में वैरी करेगा। ठीक है, इस रेंज में वैरी करेगा। ये लगभग होगा हमारा 0 डिग्री सेल्सियस पे और ये हमारा लगभग 30 डिग्री सेल्सियस पे होगा, वैरी करेगा। इस रेंज में वेरिएशंस रहेंगे क्वेश्चंस में। नहीं समझ में आ गया कैसे कैलकुलेट करना है? किसी टेम्परेचर पे अगर निकालनी हो तो कौन सा फॉर्मूला लगाओगे? ये वाली फॉर्मूला लगा देंगे, ये वाली फॉर्मूला लगा देंगे, आंसर आ जाएगी। ठीक है, तो ये हमारी थी कैलकुलेशन ऑफ साउंड, स्पीड ऑफ साउंड एट डिफरेंट टेम्परेचर्स। अब मैं बात करूंगा सुपरपोजिशन की। किसकी मैं बात करूंगा? सुपरपोजिशन की। सुपरपोजिशन इन साउंड वेव्स, सुपरपोजिशन इन साउंड वेव। सुपरपोजिशन क्या होती है साउंड वेव में? सुपरपोजिशन का मतलब क्या है कि मान लो किसी मीडियम में एक साउंड वेव प्रोपेगेट हो गई, साउंड वेव 1, साउंड वेव 1 प्रोपेगेट हो गई और पार्टिकल को वो डिस्प्लेस कर दिया y1 से, और दूसरी साउंड वेव प्रोपेगेट हुई, सेकेंड साउंड वेव displaces the body by an amplitude y2 separately। लेकिन अगर दोनों साउंड वेव एक साथ प्रोपेगेट करे मीडियम, है ना, दोनों एक साथ प्रोपेगेट करे, if both sound wave propagates together in a medium, दोनों एक साथ अगर प्रोपेगेट करे तो क्या हो जाएगी? क्या हो जाएगी डिस्प्लेसमेंट? तो सुपरपोजिशन प्रिंसिपल कहता है, अकॉर्डिंग टू सुपरपोजिशन प्रिंसिपल, जो रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट होती है दैट इज द वेक्टोरियल समेशन ऑफ इंडिविजुअल डिस्प्लेसमेंट, ये हो जाती है ना। इस तरीके से लिख सकते हैं। मान लो एक साउंड वेव की इक्वेशन ऐसी दी गई है, a1 साइन ओमेगा 1t माइनस kx1, ऐसा दिया गया है, k1x1, और दूसरा k1x दिया गया है, दूसरे का दिया हुआ है a2 साइन ओमेगा 2t माइनस k2x प्लस 5। तो रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट कितनी होगी? समेशन होगी a1 साइन ओमेगा 1t माइनस k1x प्लस a2 साइन ओमेगा 2t माइनस k2x। इस तरह से ट्रिगोनोमेट्रिकली ऐड कर देनी। सुपरपोजिशन प्रिंसिपल वेव में मतलब है कि ट्रिगोनोमेट्रिकल इक्वेशन को ऐड कर देना। ठीक है, ट्रिगोनोमेट्रिकल इक्वेशन को क्या करना है? ऐड कर देना है, दैट इज नॉन एज सुपरपोजिशन। हमें यहाँ पे साउंड वेव की स्टैंडिंग वेव बतानी है, साउंड वेव की स्टेशनरी वेव को डिस्कस करनी है। तो स्टेशनरी या स्टैंडिंग वेव कब बनती है? स्टेशनरी और स्टैंडिंग वेव फॉर्मेशन की बात करनी है। स्टेशनरी और स्टैंडिंग वेव फॉर्मेशन इन साउंड। तो देखो कैसे बनती है स्टैंडिंग और स्टेशनरी वेव। हम लोग यहाँ पे दो डिवाइस में पढ़ेंगे स्टैंडिंग वेव फॉर्मेशन। एक होगी ओपन ट्यूब होगी और दूसरा होगी क्लोज ट्यूब, जिसको हम लोग बोलते हैं ओपन ऑर्गन पाइप भी, ओपन ऑर्गन पाइप। और दूसरा जी होता है सर। क्लोज ऑर्गन पाइप। ओपन ऑर्गन पाइप का कोई एग्जांपल बताओ। ओपन ऑर्गन पाइप का एग्जांपल है बांसुरी, है ना, फ्लूट। हाँ सर। और क्लोज ऑर्गन पाइप का एग्जांपल है विसिल।
सीटी, सीटी बजाते हैं ना, मुंह से भी बजाते हैं, वो भी एक क्लोज ऑर्गन पाइप की एग्जांपल है। तो ये क्लोज और ओपन ऑर्गन पाइप में हमें देखना है। स्टैंडिंग वेव बनती कैसे पहले समझ लेते हैं। एक वेव इधर से जाती है, एक वेव इधर से आ रही होती है, दूसरी वेव इधर से आ रही होती है, इस वे में अपोजिट वे में आ रही होती है, इस वे में आ रही होती है, और दोनों सुपरपोज होगी, दोनों क्या होगी, सुपरपोज होगी। तो स्टैंडिंग वेव का फॉर्मेशन बनेगा। यानी कंडीशन साफ है। कंडीशन क्या है कि एक इस वे में आएगी तो दूसरे इस वे में आएगी, अपोजिट वे में मूविंग होनी चाहिए, तभी स्टैंडिंग वेव की फॉर्मेशन होगी। तो मान लो अगर एक वेव इधर से आ रही है, एक वेव इधर से आ रही है, तो इसकी इक्वेशन क्या लिखोगे। वेव वन अगर इधर से आ रही है तो इसकी इक्वेशन क्या लिखेंगे, y1 इक्वल्स टू ए साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स। जब पॉजिटिव एक्स में जाएगी ना तो यहाँ पे माइनस की साइन होगी, और दूसरी वेव जब अपोजिट वे में आएगी, वेव टू, तो इसकी जो पोजीशन है उसको लिखेंगे ए साइन ओमेगा टी प्लस के एक्स। इस तरीके से लिखनी है। स्टेशनरी वेव बनने के लिए क्या क्या होना चाहिए, एम्पलीट्यूड सेम होनी चाहिए, ओमेगा भी सेम होनी चाहिए, वेवलेंथ सेम होनी चाहिए, टाइम पीरियड सेम होनी चाहिए, डायरेक्शन अपोजिट होनी चाहिए। डायरेक्शन क्या होनी चाहिए, अपोजिट होनी चाहिए। डायरेक्शन ऑफ मोशन क्या होनी चाहिए, अपोजिट होनी चाहिए। इस कंडीशन, ये कंडीशन है, इस कंडीशन में ही स्टैंडिंग वेव की फॉर्मेशन होती है। इस कंडीशन में ही क्या होती है, स्टैंडिंग वेव की फॉर्मेशन होती है। तो जब स्टैंडिंग वेव फॉर्म करती है तो स्टैंडिंग वेव की जो रिजल्टेंट वेव होती है, स्टैंडिंग रिजल्टेंट वेव, स्टैंडिंग रिजल्टेंट वेव, उसकी अपीयरेंस कैसी होती है, उसकी अपीयरेंस कैसी होती है। स्टैंडिंग वेव की अपीयरेंस कैसी होती है, तो डिस्प्लेसमेंट वेव के टर्म में इसे समझ सकते हैं। डिस्प्लेसमेंट वेव के टर्म में इसे आप समझ सकते हो कि मान लो अगर दो डिस्प्लेसमेंट वेव, एक इस वे में आती है और सेकंड इस वे में आती है, और दोनों इंटरफेयर करती है ना, तो इस तरीके की ज्योमेट्री बना लेती है, इस तरीके की ज्योमेट्री बना लेती है पूरे स्पेस में, पूरे स्पेस में इस तरीके की ज्योमेट्री बना लेती है। और अगर एक कंटिन्यूअस वेव ट्रेन की बात करी जाए तो इस तरीके से एक वेव ट्रेन इधर से आएगी और दूसरी वेव ट्रेन इधर से आएगी, और जब दोनों इंटरफेयर करेगी सेमी मीडियम में, तो मीडियम में कुछ इस तरीके की ज्योमेट्री बन जाएगी, इस तरीके की ज्योमेट्री बन जाती है। और ये फिक्स हो जाती है। ये वाली पार्टिकल नीचे जा रही होती है, नीचे जा रही होती है, और ये वाली पार्टिकल्स ऊपर जा रही होती है इस इंस्टेंट पे। फिर ये वाली पार्टिकल नीचे आ रही होती है। थोड़ी देर बाद क्या होगी, थोड़ी ही देर बाद, है ना, इसी के कुछ समय बाद, उस समय के बाद इसकी शेप ऐसी हो जाती है स्टैंडिंग वेव की, एकदम स्ट्रेट हो जाती है, यह स्ट्रेट हो जाती है। माइक म्यूट कर लो अब। स्टैंडिंग वेव की शेप कुछ ऐसी हो जाती है। तो यहाँ पे जितनी भी एनर्जी है ना, वो काइनेटिक एनर्जी के फॉर्म में हो गई। पहले एनर्जी क्या थी, पहले एनर्जी थी पोटेंशियल एनर्जी एंड काइनेटिक एनर्जी, दोनों फॉर्म में थी। अब यहाँ पे जब स्टेट हो गई तो एनर्जी केवल काइनेटिक के फॉर्म में,
एनर्जी ओनली इन फॉर्म ऑफ काइनेटिक, काइनेटिक के फॉर्म में एनर्जी लिंक हो गई है। थोड़ी ही देर बाद क्या होगा, ये वाली पार्टिकल अगेन नीचे जाएगी, ये वाली पार्टिकल नीचे चली जाएगी, फिर ये ऊपर आ जाएगी पार्ट और ये नीचे आ जाएगी। अब इसकी टेंडेंसी होगी ऊपर जाने की, इसकी टेंडेंसी किधर होगी, ऊपर जाने की होगी, ऊपर जाने की टेंडेंसी होगी। अब ये फिर से अगेन ऊपर जाने का ट्राई करेगा और ये नीचे जाने का ट्राई करेगा और ये फिर ऊपर जाने की ट्राई करेगी। तो इस वे में ना ऑसिलेशन होती रहती है कंटिन्यूअसली। लेकिन ये जो पॉइंट रेस्ट में है अभी भी रेस्ट में है, ये वाली जो पॉइंट रेस्ट में है अभी भी रेस्ट में है, ये वाली जो पॉइंट रेस्ट में है कंटिन्यूअसली रेस्ट में है। केवल ये वाली पार्टिकल का ऑसिलेशन ऊपर नीचे हो रहा है। तो ऑन एन एवरेज हम लोग कह सकते हैं कि यहाँ पे अलग अलग पार्टिकल की एम्पलीट्यूड अलग अलग होती है। स्टैंडिंग वेव में क्या क्या ऑब्जर्व की जा सकती है, स्टैंडिंग वेव में जो ऑब्जर्वेशन हो सकती है वो क्या हो सकती है कि डिफरेंट पार्टिकल्स डज डू SHM with different amplitude, अलग अलग पार्टिकल अलग अलग एम्पलीट्यूड से ऑसिलेट करती है। देखो ये वाली पार्टिकल इतने पे ही ऑसिलेशन करना है, ये वाली पार्टिकल इतने लेंथ में ऑसिलेशन करना है। अलग अलग पार्टिकल के ऑसिलेशन की एम्पलीट्यूड क्या होती है, अलग अलग होती है। और सेकेंड पॉइंट, देयर आर सम पॉइंट्स which is not oscillating, कुछ ऐसे पॉइंट है जो कभी ऑसिलेट नहीं करते। देखो ये वाली पॉइंट, ये वाली पॉइंट, ये वाली पॉइंट हमेशा रेस्ट में ही था। देखो ये वाली पॉइंट हमेशा क्या थी, कंटिन्यूअसली रेस्ट में थी। तो ये कंटिन्यूअसली रेस्ट में रहती है। देयर आर सम पॉइंट्स विच इज नॉट ऑसिलेटिंग कॉल्ड नोड, इन्हीं सारे पॉइंट्स को क्या बोली जाती है, नोड, और इसको हम लोग डिनोट करते हैं एन से। थर्ड पॉइंट क्या है, there are some particles that have maximum amplitude of oscillation. There are some particles that have maximum amplitude of oscillation. Maximum amplitude of oscillation. कुछ ऐसे पार्टिकल हैं जिसके SHM की ऑसिलेशन की एम्पलीट्यूड बहुत ज़्यादा है। जैसे कि देखेंगे इस वे में ऑसिलेशन होती है तो वो पार्टिकल की टेंडेंसी होती है डॉटेड लाइन पे जाने की। तो यहाँ पे कुछ पार्टिकल्स की बात करें, जैसे ये वाला पार्टिकल, ये पार्टिकल सबसे ज़्यादा डिस्प्लेस होती है, ये पार्टिकल सबसे ज़्यादा डिस्प्लेस होती है, सबसे ज़्यादा डिस्प्लेस होती है। तो इन सारे पार्टिकल्स को क्या बोली जाती है, एंटी नोड। दीज पार्टिकल्स आर कॉल्ड एंटी नोड्स। एंटी नोड्स होते हैं, ये भी एंटी नोड्स हैं, ये भी एंटी नोड्स हैं। दीज पार्टिकल्स आर कॉल्ड एंटी नोड। तो एंटी नोड्स होते हैं। और जब भी स्टैंडिंग वेव की फॉर्मेशन होती है तो स्टैंडिंग वेव जब क्या करेंगे, जब ऑसिलेशन अगर आप देखेंगे, ऑसिलेशन ऑफ मीडियम विद स्टैंडिंग वेव, स्टैंडिंग वेव के साथ मीडियम की ऑसिलेशन अगर देखेंगे तो क्या पाएंगे कि अगर डिस्टर्बिंग फ्रीक्वेंसी काफी कम रखेंगे, क्या रखेंगे, डिस्टर्बिंग फ्रीक्वेंसी। मान लो एक ट्यूनिंग फोक लिया है और इसको ना हैमर से हिट किया तो ये वाइब्रेट करने लगता है, इसे ये वाइब्रेट और ये साउंड जनरेट करता है। साउंड जनरेट किया और मान लो किसी ऑर्गन पाइप में गया और स्टैंडिंग वेव बनाया है,
तो स्टैंडिंग वेव बनाता है ना, तो जब इसकी फ्रीक्वेंसी कम होती है, जब इसकी फ्रीक्वेंसी क्या होती है, कम होती है, जब इसकी फ्रीक्वेंसी को कम रखा तो क्या बनती है, स्टैंडिंग वेव की केवल एक लूप बन पाती है, स्टैंडिंग वेव की केवल एक लूप बन पाती है ऐसी। यहाँ पे क्योंकि ओपन है, यहाँ पे पार्टिकल ज्यादा वाइब्रेट हो सकता है, और यहाँ क्योंकि पार्टिकल दीवार के नजदीक है तो ये ऑसिलेशन का चांस बहुत कम बनता है। तो यहाँ पे बन जाती है नोड और यहाँ पे बन जाती है एंटी नोड, एंटी नोड बन जाती है। और मान लो अगर इस ट्यूब की लेंथ है एल, तो हमें पता है कि वेव के टर्म में अगर ऐसे रहती वेव तो इस वेव लेंथ को बोलता लेमडा, हाफ होती तो लेमडा बाई 2, लेकिन ये तो फोर्थ पार्ट है इस वेव में है, तो इस लेंथ को क्या बोली जाएगी, लेमडा बाई 4 बोली जाएगी। ये भी लेंथ लेमडा बाई 4 है, ये भी लेंथ लेमडा बाई 4 है, ये भी लेंथ लेमडा बाई 4 है, और टोटल लेमडा हो गए। तो ये बेसिकली लेमडा बाई 4 है। तो इस कम फ्रीक्वेंसी के साथ जब हम ऑसिलेशन देते हैं तो पहली जो स्टैंडिंग वेव बनती है उसकी लेंथ कितनी होती है, लेमडा बाई 4 होती है। और यहाँ से हम पता कर सकते हैं कि साउंड वेव की वेव लेंथ कितनी है, क्योंकि हमें एल तो पता ही होगा ट्यूब का क्या है, ट्यूब लेंथ है। ट्यूब लेंथ जब हमें मालूम रहेगी तो 4 से मल्टीप्लाई करके हम पता कर सकते हैं कि वेव लेंथ कितनी है। तो जब हमें वेव लेंथ मालूम हो गई और साउंड की स्पीड तो हमें पता होती है गामा आर टी बाई एम, तो हम फ्रीक्वेंसी भी निकाल सकते हैं, फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट कर सकते हैं। कितनी होगी फ्रीक्वेंसी, एफ होती है सी अपॉन लेमडा, तो लेमडा की वैल्यू 4L है और सी की वैल्यू है गामा आर टी बाई एम। तो इस तरीके से फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट हो जाती है। फ्रीक्वेंसी थोड़ी सी अगर आप फ्रीक्वेंसी को क्या करो, रेज करते जाओ, फ्रीक्वेंसी को ट्यूनिंग फोक की फ्रीक्वेंसी को थोड़ी सी बढ़ा दो, तो फ्रीक्वेंसी को है ना थोड़ी सी रिलेटिवली लार्जर करो, रिलेटिवली लार्ज करो, तो आप पाएंगे ना कि एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी पे फिर से इसमें स्टैंडिंग वेव की फॉर्मेशन हो गई। और क्योंकि यहाँ पे ओपन है तो ओपन पे तो हमेशा एंटी नोड बनेगा, और क्लोज है यहाँ पे तो क्लोज पे तो नोड ही बनेगी। तो इस तरीके की लूप बन जाती है, इस तरीके की लूप बन जाती है। हमें पता है कि यहाँ से यहाँ तक की लेंथ तो लेमडा बाई 2 होती है वेव में, और यहाँ से यहाँ तक की लेंथ लेमडा बाई 4 होती है, टोटल ट्यूब का लेंथ दिया रहेगा एल। तो फिर हम वेवलेंथ फिर से डिसाइड कर सकते हैं, वेवलेंथ कितनी होगी, लेंथ की वैल्यू हो गई लेमडा बाई 4 प्लस लेमडा बाई 2, तो ये हो जाएगी 3 लेमडा बाई 4। यहाँ से हम फिर से वेवलेंथ पता कर सकते हैं, लेमडा क्या आ जाएगी 4L बाई 3। जब वेवलेंथ आ गई, साउंड की स्पीड हमें मालूम होती है, हमेशा एक ही फॉर्मूला है गामा आर टी बाई एम। और इस तरीके से फिर से फ्रीक्वेंसी निकाल सकते हैं, फ्रीक्वेंसी की वैल्यू क्या होती है, सी अपॉन लेमडा, तो यह आ जाएगी 3/4L अंडर रूट गामा आर टी बाई एम। फिर से थोड़ी सी फ्रीक्वेंसी को बढ़ाएंगे, ट्यूनिंग फोक की फ्रीक्वेंसी को पिछले वाले से थोड़ा और ज्यादा बढ़ाएंगे, फ्रीक्वेंसी रिलेटिवली इंक्रीज्ड, थोड़ा सा और बढ़ाएंगे तो देखेंगे किसी पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी पे फिर से एक स्टैंडिंग वेव जनरेट होती है, और वो इस वे में दिखाई देती है, इस वे में दिखाई देती है। तो हमें पता है ये वाली लेंथ कितनी होती है, ये वाली लेंथ होती है लेमडा बाई 2, और ये वाली लेंथ यहाँ से यहाँ तक भी लेमडा बाई 2, और यहाँ से यहाँ तक लेमडा बाई 4। तो इस तरीके से लेंथ अब की बार कितनी हो गई, लेंथ हो गई लेमडा बाई 4 प्लस लेमडा बाई 2 प्लस लेमडा बाई 2, आ जाएगी 5 लेमडा बाई 4। यहाँ से लेमडा निकल आती है, वेवलेंथ आ जाती है अगेन 4L बाई 5। और हमें हर बार साउंड की स्पीड का एक ही फॉर्मूला लगाना है, गामा आर टी ओवर एम।
तो फ्रीक्वेंसी की वैल्यू क्या आ जाती है, फ्रीक्वेंसी की फॉर्मूला होती है सी अपॉन लेमडा। तो लेमडा और सी दोनों की वैल्यू रखेंगे तो आ जाएगी 5/4L अंडर रूट गामा आर टी बाय एम। तो यहाँ से हमने क्या देखा कि जो ये जो पाइप है जिसका एक एंड क्लोज है दूसरी एंड ओपन है, जिसको हम लोग बोलते हैं क्लोज ऑर्गन पाइप, क्लोज ऑर्गन पाइप। तो क्लोज ऑर्गन पाइप में फर्स्ट जो फ्रीक्वेंसी सुनाई दी थी वो आई थी 1/4L अंडर रूट गामा आर टी बाई एम, ये फर्स्ट फ्रीक्वेंसी थी। सेकेंड फ्रीक्वेंसी क्या आई थी, कट हो रहा है, कट हो रहा है, ओके। सेकेंड फ्रीक्वेंसी आई थी 3/4L अंडर रूट गामा आर टी बाई एम, ये आई थी सेकेंड फ्रीक्वेंसी। थर्ड फ्रीक्वेंसी क्या आई थी 5/4L अंडर रूट गामा आर टी बाई। तो अगर इसकी रेशियो देखें, अगर आप इसकी रेशियो देखें तो रेशियो क्या आती है 1, 2 और 3 की, 1:3:5। इट मीन जो फ्रीक्वेंसी है यहाँ पे ऑड हार्मोनिक्स है। इन क्लोज ऑर्गन पाइप